हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज अपना चैप्टर रहेगा अम्ल, क्षार एवं लवण। अब पहले ये जानेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। और इसकी पहला पहचान करने का तरीका है इंडिकेटर मेथड। पहला तरीका कौन सा पढ़ेंगे? इंडिकेटर मेथड। और ये मेथड अपन तीन तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे अपन प्राकृतिक, मतलब नेचुरल इंडिकेटर। एक देखेंगे अपन कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और एक देखेंगे गंधीय सूचक या ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। अब इन तीनों तरीकों से अपन जानेंगे कि ये अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर के अगर एक डेफिनेशन लिखोगे तो वे पदार्थ है, वे इंडिकेटर जो अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी पहचान करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है सूचक। तो पहली विधि होगी अपने पास सूचक विधि। अब इसमें पहला पढ़ रहे हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाता है और प्रयोग लैब के अंदर सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है लिटमस। और लिटमस थेलोफाइटा का सदस्य होता है और उसके एक लाइकेन लाइकेन जो सहजीवी सहजीवी होता है उसे प्राप्त किया जाता है। अगर नीला लिटमस है, कौन सा लिटमस है? नीला लिटमस। अगर नीले लिटमस में आप अगर एसिड मिला दोगे तो ये हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। तो इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा? अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। मतलब अगर आप अम्ल में नीला लिटमस डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल। अगर आप वही क्षार के अंदर नीला लिटमस डालोगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कलर परिवर्तन नहीं होगा, नीला का नीला ही रहेगा। अगर इसी जगह में ये काम लूं लाल लिटमस, और लाल लिटमस को अगर मैं एसिड में डाल रहा हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। परंतु अगर उसको बेस में डालूंगा, मतलब क्षार के अंदर डालूंगा, तो वो कैसा हो जाएगा? नीला। तो आपको ओनली एक ट्रिक याद करनी है। अगर नीला लिटमस है, उसको अम्ल में डालूंगा तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पर उसे क्षार में डालूंगा तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लाल लिटमस में अगर मैं एसिड डालूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर क्षार डालते कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और इसको अगर उदासीन अवस्था में इसके कलर की बात करें तो इसका कलर होता है बैंगनी, उदासीन अवस्था में। और किससे प्राप्त किया जाएगा? लाइकेन से। तो दूसरा है हल्दी। अब हल्दी आप घर में सब्जी वगैरह बनाते हो, अगर हल्दी का दाग अपने कपड़ों पे लग जाता है और कपड़ों पे लग जाए तो अपन साबुन से या सरफ से वॉश करते हैं। और साबुन या सरफ है, डिटर्जेंट है, वो होता है क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होगा? तो जैसे उसको आप धोओगे तो धोते हुए हो जाता है लाल। अगर आप इसमें वापस से नींबू वगैरह मिला दो या नींबू डाल दो इसमें, तो वापस से कैसा हो जाएगा? पीला कलर का। वैसे इसका नॉर्मल उदासीन कलर कैसा होता है? पीला होता है। और इसमें सीधा अगर मैं एसिड मिलाऊं तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। पर इसमें आप क्षारीय पदार्थ मिला दो या क्षार डाल दोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ जाएगी जल्दी के लिए। अब दूसरी चीज है, इसमें और भी अगर आप पढ़ना चाहो, इसमें थर्ड उदाहरण और देख सकते हैं। तो देख लो, लाल गोभी रस। अगर इसके अंदर आप अम्ल डालोगे अम्ल डालोगे, तो इसका कलर हो जाता है बैंगनी। और अगर आप इसमें क्षार डाल दोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और वैसे अगर एक और उदाहरण है, गुलाब की पंखुड़ी। अगर गुलाबी पंखुड़ी में आप अम्ल मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा। और अगर आप इसमें क्षार मिला दोगे तो ये हो जाएगा हरा। वैसे आप इसमें चुकंदर भी काम में ले सकते हो, पर सर्वाधिक अपन प्रैक्टिकली तौर पे काम में लेते हैं तो किसको लेंगे? लिटमस को लेंगे। या फिर किसको ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? हल्दी को। और लाल पत्ता गोभी भी काम में ले सकते हैं, पर एग्जैक्ट जो सही रिजल्ट देगा वो रिजल्ट देगा कौन? लिटमस।
अब इसमें दूसरा इंडिकेटर पढ़ रहे अपन कृत्रिम या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब ये कृत्रिम में अपने पास पहला उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। अभी मेथिल ऑरेंज का अगर उदासीन रूप में इसका कलर देखूंगा तो इसका कलर होता है नारंगी, और ये नारंगी रंग होता है इसका एजो डाई की वजह से। मतलब इसमें नाइट्रोजन वाला बॉन्ड मिलेगा, एजो वाला, इस कारण इसका कलर कैसा होगा, नारंगी होता है। अगर मैं मेथिल ऑरेंज के अंदर क्या मिला दूं, एसिड मिला दूंगा, तो इसका कलर हो जाता है रेड। अगर इसके अंदर सार मिला दूंगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। मेथिल ऑरेंज का उदासीन अवस्था में इसका कलर होता है नारंगी। अगर इसमें एसिड मिला दूंगा तो कैसा हो जाएगा, रेड। और सार मिला दूंगा तो कैसा कलर हो जाएगा, येलो। वैसे दूसरा है फिनोनेप्थलीन। फिनोनेप्थलीन। और फिनोनेप्थलीन में अगर आप एसिड मिलाओगे तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस हो जाएगा। और अगर आप इसमें वैसे ही सार मिला दोगे तो सार मिलाते ही कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। इसके अलावा एक और है ब्रोमो मैथिल ब्रोमोमेथिल मोल ब्लू। ये भी इंडिकेटर के तौर पे काम में लिया जाता है। और ये इसमें अगर आप एसिड मिलाओगे तो एसिड मिलाते ही ये हो जाता है येलो कलर का। और अगर इसमें आप सार मिला दोगे तो सार मिलाते ही ये हो जाएगा ब्लू कलर का। इसके अलावा एक और काम में लिया जाता है जिसको कहा जाता है सार्वत्रिक सूचक। उसको क्या कहेंगे, सार्वत्रिक सूचक। और सार्वत्रिक सूचक में लाल से लेकर बैंगनी कलर होता है। लाल से लेकर कौन सा कलर होगा, बैंगनी कलर होगा। इसके बीच में और बहुत सारे रंग मिलेंगे। जो जिसका पीएच 1 आता है उसका कलर कैसा होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कलर होगा लाल। और जो बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा उसका कलर कैसा होगा, बैंगनी कलर का। अब वैसे ही लास्ट है गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार डालने पर अपने गंध में परिवर्तन देते हैं, उन्हीं को कहा जाएगा गंधीय सूचक। जिसमें अपन पहला पढ़ रहे हैं वेनिला। अब वेनिला में अगर आप अम्ल मिलाओगे, और क्या मिलाना है आपको, क्षार। अम्ल मिलाओगे तो इसकी गंध है ना, वो गंध गायब हो जाती है। और जबकि इसमें गंध बनी की बनी, जैसी पहले गंध आ रही थी वैसी वैसी गंध बनी रहती है। वैसे दूसरा इसमें प्याज का रस। और प्याज के रस में जैसे आप अम्ल मिलाओगे तो इसकी गंध गायब हो जाती है। पर आप जैसे इसमें क्षार मिलाओगे तो इसकी गंध और तीव्र गंध आने लग जाती है। वैसे एक और है लौंग का तेल। लौंग का तेल। और लौंग के तेल में जैसे आप अम्ल मिलाओगे इसकी गंध क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि ये क्षार मिलाने पर इसकी गंध वापस से क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाती है। और यही लैब के अंदर काम में लिए जाने वाले गंधीय सूचक है जिनका प्रयोग करना एकदम सटीक मापदंड देते हैं। इनके अलावा और भी उदाहरण आप पढ़ सकते हो, पर उनका लैब में ज़्यादा प्रयोग किया नहीं जाता क्योंकि वो एकदम सटीक मापदंड नहीं देते। जैसे इसमें एक और मैं बता देता हूँ आपको, इलायची। इलायची में जैसे आप अम्ल डालोगे तो इसकी गंध कम हो जाती है, पर साठ माइल लाने पर इसकी गंध आपको स्पष्ट जो पहले थी वैसी उसी बनी रहती है। और एक और लिखना चाहो तो लिख लो गुलाब जल। और गुलाब जल में जैसे आप अम्ल डालोगे इसकी गंध क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्षार डाल तो इसकी गंध क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो ये थे गंधीय सूचक जिसमें सबसे ज़्यादा काम में लिया जाएगा आपके वेनिला, प्याज का रस और लौंग का तेल। इन तीनों को आपको याद रखना है। ये इतने ज़्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि इनका रिजल्ट इतना अच्छा प्राप्त नहीं होता है, जबकि इनका रिजल्ट अच्छा प्राप्त होता है। तो आपको ओनली स्पेशली किन पे ध्यान देना है, वेनिला, प्याज का रस और लौंग का तेल। इसके अलावा आपको जो कृत्रिम था फिनोनेप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, उनके बारे में विशेषकर ध्यान रखना है। और प्राकृतिक में आपको लिटमस विशेषकर ध्यान रखना है। अब इसके अलावा है अब मेरे पास पीएच सूचक, या इसी को कह सकता हूँ मैं पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल के अंदर है ना 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। 0 से लेके 14 तक होता है। अगर पीएच स्केल में 7 आ रहा है इसका मतलब वह जो भी विलेन है वो विलेन कैसा है, उदासीन है। पीएच कितना आ जाए, 7 आ रहा है तो वो विलेन कैसा हो जाएगा, उदासीन।
अगर पीएच 7 से कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो विलेन कैसा है, अम्लीय है। अगर पीएच का मान पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय है। अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। वो विलेन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। इसके अलावा अपन जो भी अब इसके अलावा जो भी पढ़ेंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ अम्लीय होगा 0 से लेके 6.9 तक, और क्षारीय होगा 7.1 से लेके 14 तक। और जो एग्जिट 7 डाटा आएगा वो किसका रहेगा, उदासीन का। अब इसके अलावा अपन रासायनिक गुणों के आधार पर पता कर सकते हैं कि अम्ल रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुसार क्या प्रदान करते हैं, या उनके अनुसार पर क्या। जैसे अम्लीय की बात करते हैं अपन पहले, और अम्ल की इस बार कर रहा हूँ मैं रासायनिक गुण की बात। और रासायनिक गुण में क्या होता है, जब भी अम्ल है ना, कोई भी अम्ल है, वो धातु से क्रिया करेगा, और धातु से क्रिया करके हाइड लवण बनाएगा, और लवण के साथ कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो मैं कह सकता हूँ कि धातु में आप अम्ल मिलाओगे या अम्ल में धातु मिलाओगे तो यहाँ से प्राप्त होगा आपको लवण, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस के पास अगर मैं जलती हुई मोमबत्ती लेके जाता हूँ, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाऊंगा, तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। इस कारण इसको कहा जाता है पॉप साउंड टेस्ट। इसको कौन सा साउंड टेस्ट कहूंगा मैं, पॉप साउंड टेस्ट। तो आपसे पूछा जाए कि पॉप साउंड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आप आंसर दे सकते हो, जल हाइड्रोजन के लिए। अब वैसे अगर मैं दूसरा उदाहरण ले, अगर मैं किसी एसिड की क्रिया बेसिक ऑक्साइड के साथ करा देता हूँ, बेसिक ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे नाम देख सकता हूँ मैं, धातु ऑक्साइड के साथ। और धातु ऑक्साइड के साथ कराऊंगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त होगा लवण, और साथ में एक गैस प्राप्त होगी, सॉरी, लवण प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, जल। जैसे, और ऐसे इसका उल्टा अगर मैं दूसरा कर लेता हूँ, मतलब मैं कोई बेस, कोई सार सार की क्रिया में इस बार एसिडिक ऑक्साइड के साथ करा देता हूँ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, मतलब ये होगा अधातु ऑक्साइड। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये पता चल गया कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। इसके साथ क्रिया कराऊंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा साल्ट, और साल्ट के साथ क्या प्राप्त होगा, जल। इसके अलावा और भी एसिड की क्रिया है। एसिड की क्रिया में अगर धातु कार्बोनेट के साथ करा दूं, कोई सा भी धातु कार्बोनेट है, कार्बोनेट, या फिर मैं किसके साथ करा दूं, बाई कार्बोनेट के साथ, और बाई कार्बोनेट के साथ कराऊंगा तो यहाँ से आप मेरे को साल्ट प्राप्त होगा। साल्ट के साथ कौन सी गैस प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्राप्त होगा, जल। तो किसी भी एसिड की क्रिया में बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ कराऊंगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त होगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। पर यही क्रिया अगर मैं बेस की करा दूं तो सामान्यतः यह अभिक्रिया नहीं देते। और यहाँ से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रभावित करूंगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं इसकी कम मात्रा में प्रभावित कर रहा हूँ इस विलयन के अंदर तो इसका कलर प्राप्त होगा दूधिया कलर, और इसे और अधिक मात्रा में प्रभावित कर दूंगा तो ये हो जाएगा रंगहीन। कैसा हो जाएगा। तो आपको अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही कि नहीं हो रही उसका टेस्ट करना हो तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। और अधिक मात्रा में प्रभावित करोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मालूम है एसिड है और बेस है, अगर इनका जलीय विलयन बनाता हूँ तो जलीय विलयन में एसिड तो H+ आयन देते हैं, और बेस सार OH आयन देते हैं, और इन आयनों के कारण ये दोनों ही विद्युत धारा का चालन करते हैं, ये दोनों विद्युत धारा का चालन करेंगे। तो अम्ल हो चाहे क्षार हो, ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। आई होप यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इनमें से भी कुछ अम्ल जिनकी गंध के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनसे सीधा सवाल पूछा जाता है। पहला है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड है ना, इसकी गंध होती है सिरके जैसी, सिरके जैसी गंध।
वैसे दूसरा उदाहरण अगर आपके है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड की गंध होती है पसीने जैसी दुर्गंध होती है। पसीने जैसी दुर्गंध होती है। वैसे अगर एक और फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड की गंध होती है तीखी, मतलब चुभन वाली होती है। इस गैस गंध को आप सूंघोगे तो आपके नाकों में चुभन सी फील होती है। तो ये 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है। ऐसे आपको कुछ सार के दे रखे हैं, जिसमें एक तो अमोनिया, और अमोनिया तेज बुदबूदार, ये होता है तेज बुदबूदार, और इसकी आंखों के साथ संपर्क में आते हैं तो आंखों में इससे क्या हो जाती है, जलन होती है। वैसे अगर आपके पास एमीन है या एमीन्स आ जाए, RnS2, तो इसकी गंध होती है मछली जैसी गंध। इनकी गंध कैसी होगी, मछली जैसी गंध। अब एक लास्ट रिएक्शन रहेगा इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का आती है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे और दोनों क्या बनाएंगे, लवण और जल। उस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो यहाँ से बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो जिसमें या तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करे, जिससे आपको बनेगा लवण और जल बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं क्या कहूंगा मैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें क्या है कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। और जिसमें पहला सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, आर्यनियस अवधारणा। अब आर्यनियस अवधारणा क्या कहती है कि कोई भी जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तो वे कहलाएंगे, वे यौगिक कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, अगर कोई भी यौगिक है जलीय विलयन में कौन सा आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, तो क्या होगा, अम्ल होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिलाऊंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, तो H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है। या फिर इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, H प्लस और Cl माइनस। तो वे यौगिक जो जल में H प्लस आयन देते हैं उनको क्या कहूँगा मैं, अम्ल कहूँगा। और ये बात कौन बता रहे, आर्यनियस की अवधारणा के अनुसार। वैसे इन्होंने बताया कि वे यौगिक जो जल में या जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको क्या कहूँगा मैं, क्षार कहूँगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में घोलूंगा तो यहाँ से सोडियम प्लस OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। अब इन सिद्धांत की जो इन्होंने सिद्धांत दिए, इन सिद्धांतों की कुछ विशेषता थी कि अम्ल क्षारों की प्रबलता की व्याख्या तो करता है, और वही आयन जो जितने ज़्यादा आयन दे रहा है इसका मतलब वो अधिक प्रबल है, जो कम आयन दे रहा है इसका मतलब वो दुर्बल अम्ल है। तो आर्यनिस इस बात को तो बता देता है कि अम्ल की प्रबलता क्या होगी, कि कितने आयन दे रहा है कितने आयन नहीं दे रहा है। पर इनकी कमियां बहुत सारी रही, जिसमें ये केवल और केवल कोई भी यौगिक है वो केवल अम्ल और क्षार के बारे में कब बता सकते हैं, ओनली इसका जलीय विलयन बने। अगर जलीय विलयन नहीं बना सकते तो उस यौगिक के बारे में अपने अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं कर सकते। वैसे अप्रोटिक अम्ल होता है, जैसे कोई अप्रोटिक अम्ल है, अप्रोटिक अम्ल का मतलब है जिसके अंदर H प्लस आयन उपस्थित नहीं हो, तो उसके बारे में अपन ये नहीं बता सकते सिद्धांत के आधार पर कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा। वैसे OH माइनस आयन, जिनके अंदर OH माइनस आयन उपस्थित नहीं है तो OH आयन तो देंगे नहीं, फिर उस आधार पर कैसे बताएंगे कि ये क्षार होगा या नहीं होगा। वैसे इनके आधार पर कुछ यौगिक है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड, ये इनके बारे में ये नहीं बताता कि ये अम्ल, इनका व्यवहार अम्लीय है या क्षारीय। होने में आगे पढ़ेंगे तो इनका व्यवहार मिलेगा अम्लीय व्यवहार। वैसे एक कुछ क्षारीय यौगिक है जिनमें अमोनिया, एमीन, इनकी प्रकृति होती क्षारीय है, पर इनके द्वारा H प्लस है, इससे तो यह पता चलेगा कि ये क्षार
अम्लीय हो सकते हैं, पर ये अम्लीय नहीं होते, ये होते हैं क्षार होते हैं, और इनमें कोई OH आयन उपस्थित भी नहीं है। तो इनकी व्याख्या ओनली ऑन जलीय विलयन पर लागू होती है। इनके अलावा इनकी व्याख्या व्याख्या किसी भी यौगिक की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं ब्रोंस्टेड व लोरी की अवधारणा। लोरी की अवधारणा। और इसी के सिद्धांत का दूसरा नाम है सयुग्मी अम्ल क्षारक अवधारणा। इनके सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? या तो ब्रोंस्टेड व लोरी की अवधारणा बोल दो, या संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा बोल दो। अब ये क्या बताते हैं, जैसे अम्ल के बारे में पहले, जो विलयन कोई सा विलयन बनाओ, अगर वह विलयन H+ आयन देते हैं, कौन से आयन देते हैं? अगर H+ आयन देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। जैसे उदाहरण के तौर पर इनके जल H+ आयन दे देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया बाई कार्बोनेट, ये H+ आयन दे देते हैं। इस कारण इनके सिद्धांत के अनुसार ये क्या है? अम्ल है। और इनके अनुसार क्षारक क्या होंगे? और क्षारक के लिए एक शब्द बता दूं, वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को क्या कहूँगा मैं? क्षारक कहूँगा। जो जल जल में घुलनशील क्षार हैं उन्हीं को क्या कहूँगा मैं? क्षारक कहूँगा। और जो जलीय विलयन में H+ आयन लेते हैं या क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उनको मैं क्या कहूँगा? क्षार कहूँगा। मतलब वह विलयन या जो विलयन में ये H+ आयन ले रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं को कहूँगा मैं क्षारक कहूँगा। जैसे इनके आधार पर जल H+ आयन ग्रहण कर सकता है, NH3 बाई कार्बोनेट और Me, ये सारे H+ आयन ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण कर लेंगे तो इनको ही क्या कह दूंगा मैं? क्षारक कह दूंगा। इनको क्या कहूंगा? क्षारक। और जो H+ आयन देते हैं उनको क्या कहूंगा? अम्ल कहूंगा। अब इन्हीं की जो संयुग्म अम्ल और क्षार की अवधारणा थी उसको समझते हैं। अगर मान लो अम्ल है, अम्ल था, अम्ल क्या करेगा? एक H+ आयन देगा, और एक H+ आयन देने से जो उत्पाद में जो बन रहा है उसी को कहूंगा मैं संयुग्मी क्षारक। उसको क्या कहूंगा मैं? संयुग्मी क्षारक। अब क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या करेगा? H+ आयन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के साथ जो भी आयन बन रहा है उसको क्या कहूंगा मैं? संयुग्मी अम्ल। तो इतना याद रखना, जो अम्ल होगा उसी का क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार बनेगा। जो क्षार होगा उसका संयुग्मी अम्ल बनेगा। अगर वो H+ आयन रिलीज हो रहा है तो रिलीज होने के पश्चात जो बन रहा है उसी को क्या कहूंगा मैं? संयुग्मी क्षारक। और जो H+ आयन ग्रहण कर रहा है उससे बन रहा है उसको क्या कहूंगा मैं? संयुग्मी अम्ल कहूंगा। अब अगर इसी के आधार पर दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षारक प्रबल, जब अब इसका क्या हो जाएगा? अगर मान लो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षारक, संयुग्मी क्षारक प्रबल होता है, जबकि प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा वो क्या होगा? दुर्बल होगा। वैसे आप ये बात क्षार के लिए कह सकते हो। अगर प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार का अम्ल संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। जबकि दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। तो ये कथन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है, जबकि प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार भी प्रबल होता है। कथन सही है या गलत है? तो इस आधार पे आपको कथन देके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप विशेषकर इन क्वेश्चनों पे ध्यान देना। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि HF का संयुग्मी क्षारक क्या होगा? क्वेश्चन है। अब इस पे हाइड्रोजन है ना, तो H+ आयन दे सकता है, तो हाइड्रोजन एक आयन देगा और यहाँ से H+ और क्या बनाएगा? F-, और ये F- बन रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा? संयुग्मी क्षारक। वैसे अगर आपके पास HCO3- है, अगर ये एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है और यहाँ से क्या बन रहा है? CO3- 2 कार्बोनेट बन रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? संयुग्मी क्षारक। अगर इसी का जस्ट उल्टा कर दूं, HCO3- एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण करेगा तो ये बनाएगा कार्बनिक अम्ल, और एक कार्बनिक अम्ल क्या हो जाएगा?
संयुग्मी अम्ल। क्या हो जाएगा ये? संयुग्मी अम्ल, क्योंकि ये संयुग्मी सार, ये सार था, सार ने H+ आयन ग्रहण किए और इसे क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पहचान के और सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मेरे पास OH आयन है, इसने एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण किया और इसे क्या बना लिया? जल। तो जल यहाँ पे क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। और ये क्या था? सारक। ये क्या था? सारक, जिसने H+ आयन ग्रहण किया और ये क्या बना लिया? संयुग्मी अम्ल। अब ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार जल की प्रकृति उभयधर्मी है। अपन यह तो पता चल गया ना कि जल दोनों में आ रहा है, अम्ल में भी आ रहा है और सार में, क्योंकि इसके अनुसार ये एक H+ आयन ग्रहण भी कर रहा है और एक H+ आयन भी दे भी रहा है। तो इस आधार पर जो जल है वो जल की प्रकृति कैसी है? उभयधर्मी। और जबकि आरएनएस, अपने आरएनएस के अनुसार पढ़ा था, तो आरएनएस के अनुसार ये कैसा, आरएनएस के अनुसार भी कैसा था? उदासीन है। और इसके आगे एक और वैज्ञानिक आ गया, लुइस। लुइस के अनुसार भी ये कैसा होगा? उदासीन। आरएनएस के अनुसार उदासीन है, जबकि ब्रोंस्टेड व लोरी के अनुसार ये उभयधर्मी है, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों की तरफ व्यवहार कर सकता है। आरएनएस के अनुसार ये उदासीन होता है और लुइस के अनुसार भी ये कैसा है? उदासीन है। तो इनमें और भी कुछ उदाहरण देखे थे अपन ने जो उभयधर्मी प्रकृति के थे, उभयधर्मी प्रकृति के थे। और वो कौन, किस सिद्धांत के अनुसार? ब्रोंस-लेरी सिद्धांत के अनुसार, जिसमें एक तो आप देख ही चुके, जल, बाई कार्बोनेट, HSO4-, और इन सभी की प्रकृति कैसी है? उभयधर्मी। तो ये H+ आयन ग्रहण करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकता है और या फिर एक H+ आयन और रिलीज करके सल्फेट आयन बना सकता है। वैसे ही ये भी एक H+ आयन ग्रहण करके कार्बनिक अम्ल बना सकता है और एक H+ आयन देके कार्बोनेट आयन बना सकता है। वैसे ये एक H+ आयन देके हाइड्रोक्सिल आयन बना सकता है या फिर एक H+ आयन ग्रहण के हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है। तो इनकी आयन या तो ग्रहण कर लेगा, दे भी सकता है और ले भी सकता है। इस आधार पर इनकी प्रकृति कैसी है? उभयधर्मी प्रकृति। और इन उदाहरणों को विशेषकर आप याद रखें। अब इनकी प्रकृति में भी इनकी भी क्या निकलेगी? कमी है। कमी यह है कि अप्रोटिक, जिनमें H+ आयन नहीं है, उनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई यौगिक है जिसमें अप्रोटिक अम्ल है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है नहीं, तो क्या उसके अम्ल और क्षार की व्याख्या कर सकते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वैसे उदाहरण में बता देता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोरोन टेट्रा फ्लोराइड। तो इस सिद्धांत के अनुसार इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है या हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो इस आधार पर इनकी, ये अम्ल होंगे, क्षार होंगे, इनके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अब एक दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो आपके पास कोई परमाणु है, वो आयनित अवस्था में आ जाए, या तो धनायन वाली अवस्था में आ जाए या वो ऋणायन वाली अवस्था में आ जाए, तो इस प्रकृति की में अगर कोई भी धातु आ रहा है, जैसे मान लो सोडियम+, मैग्नीशियम+2 या Cl-, F-, इस अवस्था में, आयनित अवस्था में आ रहा है, तो इस सिद्धांत के अनुसार मैं ये नहीं बता सकता कि ये अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे या क्षार की तरह व्याख्या करेंगे। तो इनकी प्रकृति के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकता। पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस आयन आ रहा है या अधातु है, अधातु मिलकर भी यौगिक बना सकते हैं और उन पर माइनस आवेश है, तो वह व्यवहार करेंगे क्षारीय। और धातु है, धातु पे अगर प्लस चार्ज है परमाणु अवस्था में, तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? अम्ल की तरह। फिर इसके बाद है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा, और इसी को कहा जाता है आधुनिक अवधारणा। अब ये सिद्धांत क्या कहता है अम्ल के लिए? मतलब वे यौगिक या वे स्पीशीज जो एकांकी इलेक्ट्रॉन, एकांकी का मतलब एकल, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका एक लोन पेयर बनेगा। जिसका क्या बनेगा? एक लोन पेयर बनेगा। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उनको कहूंगा मैं अम्ल। उनको क्या कहूंगा? अम्ल। और इन्हीं के आधार पर इसका नाम पड़ा लुईस अम्ल। उनको क्या कहूंगा मैं? लुईस अम्ल। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उनको कहूंगा मैं लुईस अम्ल। जैसे
इसके आधार पर उदाहरण देखें, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून जितनी भी स्पीसीज आएगी वो सारी भी किसकी तरह व्यवहार करेगी, लुईस अम्ल की तरह। जैसे उदाहरण के लिए बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड, RMgX। तो यह भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, न्यून इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें भी, तो ये भी किसकी तरह है, लुईस अम्ल की तरह। वैसे बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, बोरॉन टेट्रा क्लोराइड, बोरॉन टेट्रा ब्रोमाइड, बोरॉन टेट्रा आयोडाइड, तो ये सारे के सारे किसकी तरह है, क्योंकि इनमें सब में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। और एक उदाहरण ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो अभी कितनी देर से अपन उदाहरण पढ़ रहे थे, तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। इनके अलावा कोई भी धनावेशित कोई भी स्पीसीज आ जाए, धनावेशित ओनली, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, धनावेशित स्पीसीज है, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, जिंक +2, सिल्वर +1, तो ये सारे के सारे व्यवहार करेंगे अम्ल, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तो इस आधार पर ये सारे सारे किसके उदाहरण है, अम्ल के। वैसे सार, और सार भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हो, त्याग करते हो, उनको क्या कहूँगा मैं, सार कहूँगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या उनके पास फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, तो वो उनको आसानी से क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। और जो ग्रहण कर रहे उनको तो मैं अम्ल कहूँगा, और जो दे रहा होता है उसको क्या कहूँगा मैं, सार। तो मैं कह सकता हूँ कोई भी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर उपस्थित है, क्या है, लोन पेयर उपस्थित है, तो उनको मैं सार कहूँगा। जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, वैसे एमीन है, एमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, 2 डिग्री एमीन, ये भी क्या है, जैसे 3 डिग्री एमीन, ये भी क्या है, सार है। वैसे एनिलीन, इसके पास लोन पेयर है, तो एनिलीन भी क्या है, सार होता है। अब इनकी क्रमता का आधार पे देखना चाहते हो तो सर्वाधिक सार ये होगा, फिर सॉरी, मैं सारकता का क्रम बना देता हूँ इसमें, इन पे सर्वाधिक है 1 डिग्री एमीन, फिर अमोनिया, और फिर इसमें एनिलीन। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर अमोनिया होगा, फिर कौन हो जाएगा, एनिलीन। अब अगर जो भी ऋणावेशित, इसमें धनावेशित सार की तरह अम्ल, सॉरी, धनावेशित अम्ल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब जितने भी ऋणावेशित स्पीसीज बचेगी अपने पास, ऋणावेशित स्पीसीज, और ऋणावेशित स्पीसीज का मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते, सॉरी, ऋणावेशित पहले से इलेक्ट्रॉन है उनके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी है, और इलेक्ट्रॉन धनी है तो आसानी से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इस आधार पर सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे प्रकृति के। जैसे Cl-, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, पहले 7 थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास बाह्यतम कोश में, अब इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। वैसे O-2, Br-1, F-1, OH-, ये सारे सारे होंगे लुईस, ये सारे सारे कैसे होंगे, लुईस सार। अब लुईस अवधारणा में विलायक की आवश्यकता नहीं होती। अब इससे पहले अपन जितने भी पढ़े थे उसमें अपन को विलायक चाहिए था, और विलायक भी क्यों, कौन सा चाहिए था, जल चाहिए था। अब वो जलीय विलयन के आधार पे बता रहे थे कि अगर H+ आयन दे रहा है या OH आयन दे रहा है तो अम्ल सार होंगे, H+ आयन दे रहा है तो अम्ल है, अगर ग्रहण कर रहा है तो सार है। पर लुईस अवधारणा में विलय की आवश्यकता नहीं है। अपन उस परमाणु की संरचना या उसमें प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर यह बता सकते हैं कि अम्ल होंगे या सार होंगे। इसमें आपको H+ आयन या OH आयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अब इसकी कमी क्या है, कमी है कि लुईस अवधारणा अम्ल सार की सामर्थ्य की व्याख्या नहीं कर सकता कि कौन अधिक प्रबल होगा और कौन अधिक दुर्बल होगा। तो इसमें ये सामर्थ्य कि अम्ल और सार में कौन अधिक सामर्थ्य है या किसकी प्रबलता अधिक है, इसकी व्याख्या नहीं करता। और इसके आधार पर यह नहीं बता सकता कि ये अम्ल और सार की परस्पर अभिक्रिया की तीव्रता की व्याख्या, मतलब अम्ल और सार जब भी अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया, सॉरी, अम्ल और सार जब भी अभिक्रिया करेंगे
तो इनकी तीव्रता को स्पष्ट नहीं करता कि इसकी अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से होगी और इसकी अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से नहीं होगी, इनके आधार पर व्याख्या नहीं करते। अब इसका एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ अम्ल और क्षार के लिए। जितना अब अम्ल क्या होते हैं और क्षार। अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे एच प्लस आयन देते हैं, वो सारे सारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। और यहाँ पे लिख क्षारक, वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्या कहूँगा मैं, क्षारक कहूँगा। और जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं उनको क्या कहूँगा मैं, क्षारक कहूँगा। ये स्वाद में होते हैं खट्टे, और ये स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे। अगर इसमें लिटमस परीक्षण देखो, अगर नीला लिटमस है कैसा है, नीला तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर इसमें लाल लिटमस है तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इनको स्पर्श करने पर ये चिकने लगते हैं। स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं। अब आप इसको टेस्ट करने के चक्कर में आप कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को टच करके मत देख लेना, वरना आपका हाथ भी जल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। और इस कारण उससे, और वो जब भी आप अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराते हो, मतलब जैसे अगर आप अम्ल और क्षार की क्रिया कराओगे तो ये अभिक्रिया में आपके पास बनेगा साल्ट और क्या बनेगा, जल। पर ये अभिक्रिया होती है एक्जोथर्मी, मतलब ये अभिक्रिया होती है ऊष्मा शेपी। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होती है। ये छूने पर कैसे लगेंगे, चिकने लगेंगे। पर ये किसकी तरह लगते हैं, साबुन की तरह। और मैंने बता रखा है कि साबुन भी एक क्या है, क्षारक है। अब इसके जलीय विलयन में अगर H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, वो अधिक होती है, तो वो क्या होगा, अम्ल। और जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी वो क्या होगा, क्षारक होगा। मतलब ये बात समझ सकते हैं pH स्केल से। किससे समझेंगे, pH स्केल। मान लो ये pH स्केल है, ये है H प्लस आयन की सांद्रता। अब इधर से ये 0 से 14 की ओर जा रहा हूँ, तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब उसकी कौन सी प्रकृति है, क्षारक प्रकृति। अगर मैं ये कह दूं OH आयन की सांद्रता में इधर कमी हो रही है, तो ये कैसी होगी, अम्लीय। तो जहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो वह तो होगा अम्लीय, जहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता कम है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति। और इसके बीच में अगर ये दोनों सांद्रता इक्वल हो जाती है तो वो कैसा हो रहेगा, उदासीन, जहाँ का pH आएगा 7। तो ये एच pH स्केल के आधार पर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका अगर pH स्केल की बात करूँ तो इसका pH स्केल 7 से में से क्या होगा, कम होगा। जबकि इसका pH स्केल की बात करें तो 7 से में से क्या होगा, अधिक होगा। और ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब अम्ल धातु से क्रिया करके क्या, कौन सी गैस देंगे, अम्ल देते हैं। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे अम्ल क्षार की प्रबलता के बारे में, इसके अलावा और लवण के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।